आज का आपका टॉपिक रिप्रोडक्शन। न्यू टॉपिक है आपका आज का रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब आपको सबसे पहले समझना है कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, या आप कह सकते हैं पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि रिप्रोडक्शन का उद्देश्य क्या है, एम क्या होता है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, उसके पीछे उसका क्या एम क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिप्रोडक्शन जो लोग करते हैं उनका एम क्या होता है। अपने आप कह सकते हैं प्रोजनी को क्या करना, जन्म देना, ताकि उसके जो जेनेटिक कैरेक्टर है या जो आप कह सकते हो जो उसके स्पेशल कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर की इनहेरिटेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी क्या होती रहे, बनी रहे। या आप ऐसे कह सकते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि जनन का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी जीवधारी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही समान जब एक नए जीव को क्या देता है, जन्म दे देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। मतलब यानी कि कोई भी आप कहते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर है या जितने भी सजीव हैं, लिविंग्स है, सबका ये काम होता है अपने जैसी संतान को क्या देना, जन्म देना। बात क्लियर। अब जब जन्म देना है तो जाहिर सी बात, जैसे हम इसको आप लोग क्लासीफाई कर लें तो इसमें आपका दो शब्द से आपका मिलकर शब्द बना हुआ है, री और प्रोडक्शन। अब इस री शब्द का मतलब क्या होता है, तो री मीन्स होता है पुनः या दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उत्पादन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई लिविंग या कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही कोई प्रोडक्ट का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उस शब्द से मिलकर के क्या बना हुआ है, रिप्रोडक्शन। मतलब कि कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल अपने ही तरह एक नए जीव को क्या देगा, जन्म देगा। उस प्रोसेस को हम आप लोग क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन कह देते हैं। अब रिप्रोडक्शन में क्या है, कह देते जब मैंने आपको जैसे डेफिनेशन समझाई कि कोई भी जीवधारी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक कैरेक्टर को इसी पृथ्वी पर, या कह सकते नेचर उन कैरेक्टर को अपने आप पास में क्या करने के लिए, रखने के लिए ये प्रोसेस कराती है। क्योंकि होता क्या है कि कोई कैरेक्टर जो नेचर है आपको, उसमें हर एक इंडिविजुअल या हर ऑर्गेनिज्म का जो स्पेशल कैरेक्टर है वो उसके लिए मायने रखता है। इसलिए नेचर नहीं चाहती कि वो जीवधारी उस कैरेक्टर को अपने साथ लेकर के ही क्या हो जाए, इस पृथ्वी से या इस नेचर से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इसलिए वो चाहती कि वो स्पेशल कैरेक्टर इस पृथ्वी पर क्या रहे, बने रहे, है ना, लंबे समय तक चलते रहे। इसीलिए कोई भी जीवधारी अपने कैरेक्टर को अपने किस में दे के जाता है, संतानों में, और उसके बाद जाता है। जैसे आप सोच लीजिए, समझ लीजिए किसी ऑफिस में एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जो किसी पोस्ट पर काम कर रहा है, बात समझिएगा। जब उसका रिटायरमेंट का एज होगा तो वो अपनी उस सीट को, उस पोजीशन को छोड़कर क्या करेगा, वहां से रिटायरमेंट लेगा। तो यानी कि वो सीट उसकी क्या हो गई, खाली है। लेकिन अब वो सीट खाली नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि उतने ही आप कह सकते हैं योग्य व्यक्ति की हमेशा पहले से क्या चल रही है, तलाश। तो जैसे ही वो व्यक्ति उधर से जाएगा, शिफ्ट होगा, या आप कह सकते ट्रांसफर लेगा, तो उसकी जगह उस पोस्ट को लेने के लिए एक दूसरा व्यक्ति या एक कैंडिडेट क्या है, तैयार है, जो कहीं ना कहीं उसी के समथिंग है कैरेक्टर में। बात क्लियर। हाँ, हो सकता है कि उसका अनुभव क्या है, ज्यादा, क्योंकि उसने काम ज्यादा किया उस फील्ड पर। लेकिन जो अगला व्यक्ति आएगा उसके पास कह सकते हैं पोटेंशियल उतना ही है, बस अनुभव नहीं है। तो अनुभव धीरे धीरे समय के साथ वो हासिल कर लेता है। सेम चीज होता है कि अगर वो पृथ्वी छोड़ करके जाएगा, या मान लीजिए उसकी डेथ होगी, तो उसके जाने के बाद वही कैरेक्टर, उसी आप कह सकते पोटेंशियल की उसकी संतान उसकी जगह लेने के लिए क्या रहेगी, मौजूद रहेगी, अवेलेबल रहेगी। बात क्लियर। उसी को हम आप लोग क्या कहते हैं, यही उद्देश्य होता है किसका, उस जीव का क्या करने का, रिप्रोडक्शन करने का, जनन करने का। कि जब मैं इस नेचर से जब जाऊंगा तो मेरे जो स्पेशल कैरेक्टर है, मेरे पास जो आपकी कह सकते हैं स्पेशल क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज मेरी किस में जाएंगी, संतानों में। बात क्लियर। और वो इस नेचर में बने रहेंगे। इसको हम आप लोग कह देते हैं रिप्रोडक्शन। अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो जाहिर सी बात है इस पृथ्वी पर डाइवर्सिटी है, जिसको आप कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब जब डाइवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है सबका अपना अपना तरीका है, सबकी अपने अपने आप कह सकते हैं स्पेशल आपके ओकेजन है, आप कह सकते हैं स्पेशल ऑर्गन मौजूद है। सबके पास अपनी सुटेबल कंडीशंस होती है जनन करने के लिए। भाई हर व्यक्ति अपने हिसाब से चाहता है
कि जब मुझे सुटेबल कंडीशन मिलेगी तब मैं क्या करूंगा, जनन करूंगा। बात क्लियर। उसके लिए पोषण चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, आसपास का वातावरण उसके लिए सुटेबल होना चाहिए। ये सब सारी चीजें जब उसको मिलती है तो वो क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा, है ना। यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट। अब सुटेबल एनवायरनमेंट जब आपको चाहिए तो हो सकता है कभी मिल पाता है और कभी नहीं मिल पाता है, क्योंकि कंडीशंस हमेशा क्या नहीं रहती, एक समान नहीं रहती, है ना। तो कभी कभी कंडीशन आप कह सकते फेवरेबल रहती है, ठीक, और कभी कभी कंडीशन कैसी होती है, अनफेवरेबल रहती है, ठीक, अनफेवरेबल रहती है। तो जब फेवरेबल रहेंगी तब वो आपका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है बहुत तेजी से होता है ना, क्योंकि भाई कंडीशन हमारी क्या है, फेवर में है, जैसा हम चाहते हैं अनुकूल है हमारे, तो हम काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं और स्पीड से कर सकते हैं, तेजी से। लेकिन अगर कंडीशन हमारी क्या है, अनफेवरेबल है, हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल कंडीशन है, तब काम तो होगा लेकिन काम कैसा होगा, स्लो होता है। नेचर का ये तरीका है कि नेचर कभी भी क्या नहीं रहेगा, एक जैसी कंडीशन नहीं देता किसी को, किसी कभी फेवरेबल भी होती है, कभी क्या भी होती है, अनफेवरेबल भी हो जाती है। तो जब फेवरेबल कंडीशन रहेंगी तो काम करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और अनफेवरेबल कंडीशन में काम करने की टेंडेंसी क्या रहती है, कम। तो ऐसे ही रिप्रोडक्शन में अब जब डाइवर्सिटी है तो जाहिर सी बात है जीवधारी बहुत डाइवर्स है, जिसको हम आप लोग कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब इस बायोडाइवर्सिटी के कारण हर जीवधारी का अपना क्या है, पोटेंशियल है, और अपना एक मेथड है क्या करने का, जनन करने का, रिप्रोडक्शन करने का। तो दूसरी चीज जो इसमें बताई जाती है कि रिप्रोडक्शन की मेथड्स क्या है। कोई भी जीवधारी रिप्रोडक्शन करेगा तो वो आप मान लीजिए सिंगल सेल या आप कह सकते हैं आपका यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसका रिप्रोडक्शन करने का मेथड कुछ क्या होगा, अलग होगा, है ना। ये मल्टी सेलुलर एनिमल है तो उसका रिप्रोडक्शन करने का मेथड क्या होगा, अलग, क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में क्या है, अंतर है, एक सिंगल सेल से बना हुआ और एक मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ है। तो जब अगर आपका मान लीजिए सिंगल सेलुलर, मान लीजिए किसी अब यूनिसेलुलर या सिंगल सेल एनी ऑर्गेनिज्म है कोई, तो उस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में और आप कह सकते हैं मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म में, मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या अंतर होगा। तो आप जानते हैं अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो क्या नहीं होगा, उसकी बॉडी केवल इस सिंगल सेल से बनी है, तो उसमें जाहिर सी बात है क्या नहीं होंगे, टिश्यूज नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, टिश्यू नहीं पाए जाएंगे। टिश्यूज नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, ऑर्गन भी नहीं होंगे, देख, और ऑर्गन्स नहीं होंगे तो पूरा ऑर्गन क्या नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा उसके पास। बात क्लियर। अब जो आप कह सकते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या होंगे, टिश्यूज भी होंगे, टिश्यूज के साथ साथ क्या भी होंगे, ऑर्गन भी होंगे, और ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम भी बनाएंगे। आपको ये चीज याद रखना है। बात क्लियर। अब मान लीजिए यूनिसेलुलर जो या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है आपका, उसको रिप्रोडक्शन करना है, तो उसके रिप्रोडक्शन में कौन भाग नहीं लेता, टिश्यू नामक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गन्स से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है, तो फिर वो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, सिंपल तरीके का है ना, जिसके द्वारा वो क्या कर सके, अपने जैसी संतान को जन्म दे सके, अपने जैसे दूसरी आप कह सकते हैं प्रोजनी का निर्माण कर सके। तो वो कोई क्या अपनाएगा, सिंपल मेथड अपनाएगा। लेकिन अगर कोई मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास पूरा सिस्टम है, टिश्यूज भी है, मान लीजिए ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, तो फिर वो जिस लेवल का रिप्रोडक्शन करेगा वो किस लेवल का होगा, कॉम्प्लेक्स लेवल का। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन किस लेवल का करते हैं, कौन सा, सिंपल, ठीक, और जो मल्टी सेलुलर है वो किस प्रकार का, वो कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो आप एवोल्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि जो एवोल्यूशन हुआ है वो सिंपल टू कहां की तरफ, कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो आपने पढ़ा भी है कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उसके बाद फिर क्या हुए, एवोल्यूशन के बाद मल्टी सेलुलर हुए।
तो आपका पहले इसका मतलब जो रिप्रोडक्शन का फेज आया होगा इस पृथ्वी पर वो कौन सा? सिंपल फॉर्म में, है ना, क्योंकि यूनिसेलुलर थे। तो सिंपल फॉर्म में आप कई सारे प्रोसेस पढ़ते हैं, जैसे आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, है ना। अब सेल डिवीजन में भी अलग अलग टाइप से, कोई फ्री सेल डिवीजन करता है, कोई एमाइटोटिक सेल डिवीजन करता है, कोई माइटोसिस डिवीजन करता है, कोई मियोसिस डिवीजन भी करता है। मतलब सेल डिवीजन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वो किसी भी प्रकार से कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो कह रहे सबसे सिंपल रेयर फॉर्म जब एवोल्यूशन हुआ होगा तो सबसे पहला जीव सिंगल सेलर। अब सब सिंगल सेल वाला होगा तो वो जाहिर सी बात है सिंपल तरीके से क्या करता होगा? रिप्रोडक्शन। और सिंपल तरीके से रिप्रोडक्शन के अगर उदाहरण देखे जाए तो आप लोगों ने कई सारे पढ़े होंगे, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा होगा, आपका फिजन है, आपका बर्डिंग है ना, रीजनरेशन भी है ना। इसके बाद आपका और भी बहुत सारे प्रोसेस, स्पोरुलेशन है ना, हाँ, फ्रेगमेंटेशन भी है। तो ये क्या है? ये सब आपके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन इन्हीं विधियों से करेगा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें तो फिर आपका जो रिप्रोडक्शन लेवल है वो भी क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और जब रिप्रोडक्शन लेवल कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसमें कौन आता है? कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन लेवल में कौन पहुंच जाता है? कौन से प्रकार का जनन होता है? तो आप जानते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बात क्लियर? यानी कि कुछ जीवधारी आप कह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर होने के बाद भी क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो आपके कॉम्प्लेक्स जीव होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रकार का ही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जो आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके बीच अंतर यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो जीव होते हैं उनके पास आप कह सकते हैं टफ कंडीशन सहन करने की, आप कह सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन सहने की क्षमता नहीं होती। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उनके पास टफ आप कह सकते हैं सिचुएशन या अनफेवरेबल कंडीशन को सहने की क्षमता ज्यादा होती है। इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाले जीवधारी कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन पसंद करते हैं? कॉम्प्लेक्स टाइप। तो मोस्टली कौन सा कॉम्प्लेक्स? सेक्सुअल। बात क्लियर? तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्शन में अलग अलग टाइप के जीवधारी अलग अलग मोड से या अलग अलग टाइप से क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें प्रोसेस क्या होती है? उसमें 2 चीजें कॉमन होती है रिप्रोडक्शन में। किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन हो, कोई जीवधारी किसी प्रकार का रिप्रोडक्शन करता हो, 2 चीजें उसमें क्या होती हैं? कॉमन सी पाई जाती है, जो स्पेशल कैरेक्टर है उस प्रोसेस का। देखिए इधर मैं आपको बता दूं 2 कंडीशन क्या होती है जो कॉमन होती है, ठीक, या सत्य कह लीजिए, कंडीशंस कह लीजिए, जो क्या है? कॉमन है सभी में। किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन हो, कुछ चीजें या कुछ कंडीशन क्या होती है? कॉमन। अब कॉमन क्या है? तो पहली चीज आपको समझना है कि जब भी कोई रिप्रोडक्शन करेगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, पहली चीज होता है उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है। मतलब आप कह सकते हैं कि सेल्स जो होती है, कोशिकाएं, वो अपनी संख्या में क्या करती है? वृद्धि करती है, याद रखिएगा। और सेकंड जो आपका कॉमन कंडीशन या जो चीज बात होती है, आप कह सकते हैं शर्त होती है, वो कौन सी? कि आपका क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? इंक्रीज करता है। बात समझिएगा क्या कह रहा है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। मान लीजिए कोई एक जीवधारी है या सिंगल सेलुलर है, मान लीजिए यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, अब वो अपने जैसे नए जीव को बना रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी जो सेल है वो क्या करेगी? डिवाइड होगी। मान लीजिए आपका थोड़ी देर के लिए कोई सिंगल सेलुलर यीस्ट है या कोई भी मान लीजिए आप ऑर्गेनिज्म, अब इस एक सेल से एक से ज्यादा सेल्स बनना है तो ये अपनी बॉडी को क्या करेगा?
डिवाइड करेगा ना, अगर डिवाइड करेगा तो डिवीजन के पीछे क्या है, सेल डिवीजन, बात क्लियर। और जब सेल डिवीजन होगा तो जो वो आपकी वन सेल थी वो कितनी सेल्स में चेंज हो गई, दो सेल में कह सकते, दो सेल को उसने फॉर्म कर दिया, नई सेल, है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, जिसके कारण सेल्स की नंबर क्या कर गई, इंक्रीज। अब ऐसे ही आगे ये दोनों जब करेंगी आपके मैचुरेशन के बाद, तो फिर दो से क्या हो जाएंगे, चार भी तो होंगी आगे, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो पहली चीज कोई भी प्रकार का हो, चाहे सेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन हो, चाहे एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो, दोनों ही कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज करेंगे। दूसरा क्या बोला मैंने, क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इंक्रीज। अब हम करेंगे जेनेटिक मटेरियल का मतलब, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक सेल है तो इसके पास इसका क्या होगा, कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होगा ना, डीएनए आरएनए होगा उस सेल। लेकिन जब वो आपको डबल सेल बनाएगी, या तो आप कह सकते नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, तो उनमें भी तो क्या चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए ना। अब जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर केवल सिंगल सेल के लिए था, यहाँ पर सेल क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, तो जेनेटिक मटेरियल भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हम कोई एक चीज लिए हैं, अब हमें एक वस्तु को दो लोगों के बीच में बांटना है, तो जब तक एक के पास है वो एक के लिए पर्याप्त है, लेकिन अब हम लोग जब दो हो गए, तब दो के लिए हमें रिसोर्स ज्यादा भी तो चाहिए ना, दो को देने के लिए। तो बराबर जितना एक के पास रिसोर्स है उतना ही दोनों के पास बराबर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उस रिसोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तब हम दो को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये जो सेल है ये जानती है कि जब नंबर ऑफ सेल्स मुझे इंक्रीज करना है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो अनुवांशिक पदार्थ है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने याद करिए सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो आपका सेल साइकिल चलता है तो वो केवल इसीलिए चलता है ताकि डिवाइड होने से पहले सेल्स को क्या हो सके, वो सारी तैयारी पूरी हो जाए जो अलग सेल बनाने के लिए क्या है, जरूरी है। तो आपने उसमें पढ़ा होगा दो फेज में सेल साइकिल कंप्लीट होती है। कौन कौन सी दो सेल फेज होती है सेल साइकिल में, हाँ, एक है आपकी इंटरफेज और दूसरी एम फेज। इंटरफेज में उसके भी पार्ट होते हैं अलग अलग स्टेप, G1 S G2 होता है ना। तो G1 में अलग चीजों का सिंथेसिस होता है, S में कुछ अलग चीजों का सिंथेसिस होता है, और G2 में कुछ अलग चीजों का सिंथेसिस, मतलब स्टेप बाय स्टेप वस्तुओं का या सेल ऑर्गेनेल्स का या मटेरियल का क्या होता है, सिंथेसिस, इंक्रीजमेंट। और फिर एक समय आता है जब उसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, तो वो एम फेज हो जाता है, होता है ना। अब इसको अगर और सिंपल तरीके से समझे, तो मान लीजिए हमारे यहाँ किसी के यहाँ कोई फंक्शन है या शादी है ना, तो मान लीजिए घर में किसी की शादी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जिस दिन शादी की डेट होगी उसी दिन हम जाके सो के यार आज शादी है और हमें शादी करना, तो तैयारी करो जल्दी, ऐसा तो होता नहीं है। शादी अगर है किसी के घर में तो उसको 2 महीने पहले से क्या लग जाता है, तैयारी में। क्यों, उसे पता है कि वो डेट तक मेरा काम चलेगा और मैं वहां तक तैयारी कर पाऊंगा, तो पहले से वो क्या कर देगा, तैयारियां स्टार्ट कर देगा कि भाई मुझे किराने का भी सामान लाना है, मुझे वो सब्जी वाले को भी कहना है, मुझे सब्जियां भी फिर खरीदनी पड़ेंगी, टेंट भी बुक कराना है, ये सब पहले से उसी दिन तो कराएगा नहीं उठ के कि जाओ सब्जी ले और टेंट वाले को बुला लो और सब तैयारी फूल वूल लगा के तैयार सब, और एक ही दिन में सब खत्म, है ना। तो ऐसे ही वो जो सेल है वो क्या करती है, वो जो सेल है वो पहले से इसकी क्या शुरू कर देती है, तैयारी। भाई आप लोग जाते होंगे शादियों में तो आप भी तो तैयारी करते हैं, पहले शॉपिंग होने लगेगी 1 महीने पहले से, कपड़े लेना है, जूते लेना है ना, परफ्यूम वगैरह भी लेना है, और भी कॉस्मेटिक्स वगैरह लेने हैं, तो सब तैयारी चलती है, पैंट शर्ट भी खरीदना है, अच्छा वाला गॉगल्स भी देखना है कि जो चेहरे पर सूट करे लगाने पर, ये सब चीजें चलती है। तो वो सेल भी क्या होती है, अपने आप की तैयारी स्टार्ट करती है, और जब तैयारी स्टार्ट करती है तो वो कौन सी फेज है, इंटरफेज। क्लियर। और इंटरफेज में फिर अलग अलग स्टेप की होती है, जैसे आपके दुकानदार अलग अलग, किराना अलग एक दिन जाएंगे, कपड़े की 1 दिन 2 दिन शॉपिंग होगी, फिर जो टेंट वगैरह उसकी अलग करेंगे। ऐसे ही वो क्या करता है, अपनी फेज बांट लेता है, कितनी, 3, G1 S G2, है ना। और आपको G1 में अलग चीजों का सिंथेसिस होगा, S में अलग और G2 का अलग। तो S का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, पूछा भी जाता है, हाँ, डीएनए का रेप्लिकेशन। बात क्लियर, ये आपको याद रखना है।
तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, सेल इंक्रीज करी नंबर ऑफ सेल, तो जाहिर सी बात है जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन आप कहेंगे सर इधर मान लीजिए डीएनए है इसमें, तो इसमें एक डीएनए है, तो अब ये जो सेल्स बनेगी तो इसके पास भी क्या होगा, मान लीजिए एक डीएनए इनके पास है, एक डीएनए इनके पास, एक का मतलब आप संख्या की टाइप, एक एग्जांपल के टाइप में हम बता रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं एक से, तो मान लीजिए इसके पास एक डीएनए है क्योंकि एक सेल है। अब ये एक से कितनी बन गई, दो, तो डीएनए भी क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर हम ऐसे कह देंगे ना कि इसके पास एक डीएनए था, यहाँ पर दो डीएनए है, तो हम ऐसे ही लिख देते नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज। अब यहाँ पर क्या लिखा हमने, क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज। इसके पीछे का कारण क्या है, क्वांटिटी क्यों लिखा, नंबर क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि इसके पीछे का रीजन समझिए, जो सेल है वो इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल को नंबर में काउंट किया जाता है ना, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो मटेरियल है। और याद करिए आप इंग्लिश में मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता, वो क्या होती है, उनकी क्वांटिटी बताई जाती है। जैसे सपोज करिए आप तेल लेने जाए मार्केट में, तो उस तेल लेना, मान लीजिए खाने वाला तेल है, सोयाबीन तेल है कोई, तो उससे क्या कहेंगे, दो तेल दे दो, तीन तेल दे दो, क्या बताते हैं आप, क्वांटिटी बताते हैं ना कि 500 ml दे दो, 250 ml दे दो, ये तो बताएंगे ना कि दो तेल दे दो, तो वो दे देगा उठा के किलो ये ले जाओ। तो क्या होता है, उनकी काउंटिंग नहीं है, क्या है उनका, क्वांटिटी है। बात क्लियर। तो इसलिए उसमें क्या लिखा, क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज, क्योंकि डीएनए या आरएनए जो है वो मटेरियल है, अलग अलग केमिकल से मिलकर के बना हुआ। बात क्लियर। इसलिए इसमें क्या लिखी, क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज। तो ये आपका कह सकते दो कंडीशन ऐसी है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, दोनों में चीजें क्या रहती है, सेम पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब हम आप लोग आते हैं इसमें, मैं आप कह सकते टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कह लीजिए आप। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना कितने टाइप से ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो कितने टाइप से होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप लोग देखिए अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, 3 प्रकार का। कुछ लोग बताते हैं रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का, है ना। यानी कि हम आप लोग मोस्टली पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, 2। कौन कौन सा, एक आपका सेक्सुअल, या पहले एसेक्सुअल लिख लीजिए, और फिर हम आप लोग क्या लिख देते हैं, सेक्सुअल, ऐसे समझ लीजिए, है ना। ये 2 टाइप के, मतलब आप कह सकते हैं अलैंगिक होता है और क्या होता है, लैंगिक होता है। ये 2 ही प्रकार का। लेकिन हम आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं उस फर्स्ट ईयर में, तो बताया जाता है एक और प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, है ना। तो एक लेकिन वेजिटेटिव क्यों नहीं आप कह सकते इसमें काउंट करते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का क्या है, एसेक्सुअल है। तो उस वेजिटेटिव को किस में काउंट करते हैं, एसेक्सुअल के अंदर ही हम आप लोग काउंट कर लेते हैं। तो वो वेजिटेटिव, जिसको आप कायिक भी कह सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम हिंदी में इसको वर्धी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कायिक या वर्धी जनन कह देते हैं हम, है ना। ये अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल 2 टाइप का है। तो आप कहते हैं जो एसेक्सुअल है, ये एसेक्सुअल का मतलब क्या है और सेक्सुअल का मतलब क्या है, यहाँ ये चीज आपको समझना है। तो देखिए पहले कंडीशन हम किसकी समझेंगे, एसेक्सुअल की। समझिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, और वेजिटेटिव क्यों एसेक्सुअल के अंतर्गत आती है, ये आपको समझना है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें कुछ चीजें आपको समझना है सेक्सुअल में क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले आप कह सकते जो विशेषता है कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग लेता है। अगले यानी कि ये जो आपका रिप्रोडक्शन है इसमें कोई एक ही ऑर्गेनिज्म भाग लेता है
और अपनी एक नई संतान को क्या देता है, जन्म देता है। बात क्लियर। अब जब एक ही सिंगल आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म भाग लेगा और अपनी संतान को जन्म देगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो आपका डिवीजन करेगा, जो वो आपका विभाजन करके कोशिका को इंक्रीज करेगा, वो कौन सी प्रकार का विभाजन होगा, माइटोसिस। कौन सा, माइटोसिस करता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सेल आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कौन सी प्रकार का, फ्री डिवीजन भी करते हैं, फ्री सेल डिवीजन, और कुछ क्या भी करते हैं, एमाइटोटिक भी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, है ना। तो लेकिन मोस्टली जो आपके बड़े जीवधारी हैं अगर आपके, और वो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो कौन सा डिवीजन करते हैं, माइटोसिस। कौन सा, माइटोसिस डिवीजन। तो पहली चीज तो आपको याद रखना है कि इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म ये पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा, जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो डिवीजन कौन सा करेगा, मोस्टली माइटोसिस। बात क्लियर। अब माइटोसिस के बाद हो सकता है कुछ में क्या भी हो जाए, फ्री सेल डिवीजन, और कुछ में क्या भी हो जाता है, एमाइटोटिक सेल डिवीजन। बात क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब इसमें होगा क्या, जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो आप जानते हैं माइटोसिस डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट सेल कितने सेल में डिवाइड हो जाती है, 2 में। लेकिन उन दोनों सेल्स में जो डॉटर सेल्स बनती है उनमें जेनेटिक मटेरियल इक्वल होता है, यानी कि सेम होता है, किसके समान, अपनी पेरेंटल सेल के समान। बात क्लियर। तो जो जो उसके कैरेक्टर होंगे, जितने भी आप कह सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उस पेरेंटल सेल में, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहां जाएंगे, उसकी प्रोजेनी में, नई सेल्स में जो बन रही है, संतानों में। तो आप अगर कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मनुष्य की सेल है, तो आप कोई भी एक मनुष्य की सेल ले लीजिए तो कितने 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे या 46 गुणसूत्र होंगे। अब वो जब गुणसूत्र वाली सेल अगर माइटोसिस डिवीजन करेगी तो जो 2 सेल्स बनेंगी उनमें दोनों में कितने कितने, वही 23 पेयर क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब 46 दोनों में, 46 एक में, 46 एक में। क्यों, क्योंकि आपका जो ये डिवीजन है इसका नाम क्या है, माइटोसिस। और माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन में क्या है, हिंदी अगर इसकी ट्रांसलेट करें समसूत्री, और समसूत्री को नाम ही से आप समझ सकते हैं, सम मीन समान और सूत्री मीन गुणसूत्र, यानी कि ऐसा डिवीजन या ऐसा विभाजन जिसमें बनने वाली कोशिकाओं में पेरेंट सेल या जनक कोशिका के समान क्या पाएगा, गुणसूत्र। बात क्लियर। अब जब वो सेल बनेगी आपकी, मान लीजिए उसी के समान जेनेटिक कैरेक्टर होंगे, तो आप लिख सकते हैं इसमें जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं या जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आप ऐसे लिख लीजिए, वो पेरेंट्स सेल के ही क्या होता है, समान होता है। आप कह सकते हैं पेरेंट सेल के इक्वल होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल समान। अब जब मान लीजिए जो कैरेक्टर पेरेंट के रहे हैं वही कैरेक्टर किस में जाएंगे, उनकी संतान में, प्रोजनी में। बात समझिएगा। तो उसमें नया क्या होगा भाई, वही चीजें चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। तो उसमें नया क्या है, वही कैरेक्टर पहले भी थे, वही कैरेक्टर आज भी है। भाई हम उसको हम अपने ऊपर अगर लागू करके देखें, अगर हम लोगों में चेंज ना हो पीढ़ी दर पीढ़ी, समझिएगा, प्रोजनी बाई प्रोजनी, तो अब समझिए वही पुराने कैरेक्टर ही हम लोगों में क्या आते जाएंगे, चलते जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं नेचर ऐसे नहीं चलता, नेचर क्या कहता है, एवोल्यूशन, चेंजेस। अब चेंजेस आपको माइटोसिस डिवीजन में कहां दिखेंगे चेंजेस, क्योंकि सब कुछ वही आ रहा है ना चेंजेस। क्लियर। इसलिए वो जो आपकी जो संतानें बनती है उसमें कुछ नया नहीं बनता, और जब नया नहीं बनता तो आप जानते हैं कंडीशन समय समय पर क्या होती है, चेंज। और जब हम उसी कंडीशन के अनुरूप अपने आप को ढाले रहेंगे, हमारी कैरेक्टर उसी आप कह सकते कंडीशन के अनुरूप रहेंगे, तो नई कंडीशन में हम लोग सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। और जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवधारियों में अनफेवरेबल कंडीशन सहने की क्षमता नहीं होती। क्लियर। क्योंकि अगर चेंज हुए होते तो कुछ नए कैरेक्टर डेवलप होते, तो कुछ चीजें हम नहीं कर पाते, सब कुछ वही चल रहा है, तो फिर चेंज क्या है, और समय टाइम क्या हो रहा है, चेंज। हम अगर चेंज नहीं हुए तो कैसे चलेगा। ये एग्जाम्पल वैसे ही मान लीजिए जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, हर 2-3 महीने में अपग्रेड मांगता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या हो चुका होता है, चेंज हो गया होगा, कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, और हम पुराना वाला लिए घूम रहे हैं। जैसे आज की डेट आपसे कोई कहते नोकिया 1100 वाला फोन लिए घूमो आप,
है ना। तो आज की डेट में वो नोकिया 1100 में जिसमें 50 कीबोर्ड बटन थे तो उसको दबाते रहो आप, है ना। और आजकल का जमाना किसका हो गया है, हाँ फिंगर टच का। तो आप तो कुछ दिनों वाला एआई का जमाना है, तो फिर तो आपका वो सिंगल टच भी खत्म है ना, ओरल होने वाला है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आप तो केवल कमेंट करिए, कमांड दीजिए, सब आपके सामने हाजिर है ना। ये सब चीजें चेंज ही तो है। अब हम वो नोकिया 1100 लिए घूमे आज की डेट में कि हमारे पास ये वाला फोन है, बहुत मजबूत है, ट्रक चढ़ जाए तो उसमें कुछ नहीं होता है। हम लोग ये खास चीज बताते फिर कि हमारा भाई जिसके पास जो चीज है वो उसकी बुराई नहीं बताएगा, वो अच्छा ही नहीं बताएगा, तो उसकी कोई क्वालिटी तो क्या बताएगा। इसकी बैटरी बहुत चलती है, 4 दिन बराबर यूज करो, ट्रैक्टर चढ़ जाए, ट्रक चढ़ जाए, गिर जाए, टूटना नहीं है। आप लोग थोड़ी बता सकते हमारा मोबाइल गिरेगा तो टूटेगा नहीं। अरे समझ में आ रहा। तो वही चीज बता रहे। तो ये आपकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपके करते हैं जीवधारी, उनमें कैरेक्टर जो है आपके हुबहू किसके समान है, पेरेंट्स के। तो इधर एक टर्म यूज होता है, आपको याद रखना, क्लोन, है ना। क्लोन क्या होता है, क्लोन का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहीं से आप कह सकते हैं PYQ भी कई बार बना, क्लोन क्या होते हैं या क्लोन कैसे दिखते, क्लोन कैसे बनते हैं। तो क्लोन क्या होता है, तो क्लोन का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं दो ऐसे इंडिविजुअल जिनके जेनेटिक कैरेक्टर कैसे हो, एक समान हो। तो वो एक समान जेनेटिक कैरेक्टर कब आएंगे, दो ही कंडीशन में आ सकते हैं, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, या वही चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दिखती है एक जगह, कहां, ट्विंस में, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, या उन्हीं को हम आप लोग आइडेंटिकल ट्विंस भी कह देते हैं, क्योंकि ट्विंस भी कितने प्रकार के बनते हैं, 3। ट्विंस कितने प्रकार के, वैसे हाँ जाइगोट के हिसाब से 2 प्रकार के, लेकिन उनके भी टाइप से तो कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3। कौन कौन से, एक तो मोनोजाइगोटिक होता है, दूसरा हाँ डाइजाइगोटिक होता है। लेकिन मोनोजाइगोटिक जो है आपका वो 2 टाइप के हो जाते हैं। कौन से 2 टाइप के, मोनोजाइगोटिक ट्विंस 2 टाइप के हो जाते हैं। भाई मोनोजाइगोटिक का मतलब एक जाइगोट से बनने वाली संतान, डाइजाइगोटिक ट्विन का मतलब 2 जाइगोट होंगे तो एक साथ 2 आपके कह सकते हैं एम्ब्रियो बनेंगे, और 2 ही क्या बनेंगे, नई संतान है, क्योंकि जितने एम्ब्रियो उतनी संतान। एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनेगा तो एक संतान, तो वो मोनोजाइगोट। लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या हो जाती है कि मान लीजिए सपोज करिए एक जाइगोट है, ये एक जाइगोट है जो ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद बना। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस जब चलता है, इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस मान लीजिए होता है, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है, तो आप जानते हो उसमें कौन सा डिवीजन चल रहा होता है, माइटोसिस, और वो भी कैसे, फ्री, बात क्लियर, यानी कि रेगुलर इंटरवल में, तुरंत आप ये कह सकते हैं लगातार, कंटिन्यूअस। जब कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन चलता है तो उसमें एक टर्म यूज किया जाता है, क्लीवेज। क्या किया जाता है, क्लीवेज, मतलब लगातार, या कह सकते हैं लगातार इंटरवल पर समसूत्री विभाजन होना क्या कहलाता है, क्लीवेज, जिसको हम आप लोग विदलन कहते हैं, है ना। अब ये जो विदलन है तो उसकी भी टाइप्स है, लेकिन वो अलग बात है, वो अलग चैप्टर में है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जब ये क्लीवेज या माइटोसिस डिवीजन चल रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है, ये जो जाइगोट है जब फर्स्ट क्लीवेज करेगा, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन करेगा, तो ये एक से कितने में बटेगा, 2 सेल्स में डिवाइड होगा। लेकिन सेल्स अलग नहीं होती, सेल्स क्या रहती है, जुड़ी हुई होती है, बात क्लियर। और 2 से फिर किस में डिवाइड होता है, 4 में, मतलब सेकेंड माइटोसिस होगा। लेकिन जब वो पहली बार मोस्ट ऑफ आप कह सकते हैं टाइम जब वो पहला डिवीजन होता है, तो उसमें आपका दोनों सेल आपस में एक दूसरे से क्या रहती है, अटैच, यानी कि जुड़ी रहती है, आप ऐसे कह लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट क्लीवेज होता है तो ये जो आपका जाइगोट है ये 2 भागों में क्या होने लगता है, डिटैच होने लगता है, अलग होने लगता है। बात समझिए, मतलब जो जाइगोट एक था उसके अंदर डबल सेल बन रही थी, कभी कभी पहले विभाजन से ही वो क्या होने लगती है, दोनों सेल अलग होने का प्रयास करती, लेकिन वो अलग नहीं हो पाती, याद रखिएगा। तो वो किसी न किसी भाग से आपस में क्या रहती है, जुड़ी रह जाती है। मान लीजिए मोस्टली पार्ट इनका अलग हो गया, लेकिन पूरी एक पार्ट है जो क्या रहा, वो अटैच रहा। अब जब वो अटैच रहा तो समझिएगा इसकी कहानी, इधर से यहां से समझिएगा। अब जब ये आपका अटैच रहा तो जाहिर सी बात है ये वाली जो सेल है ये अलग जाइगोट कहलाएगा, और ये वाली सेल क्या है,
अलग जाइगोट हो गई, क्योंकि अभी सिंगल सेल है दोनों। अब ये आगे चलकर कौन क्लीवेज करेगी, ये अपने क्लीवेज करेगी। भाई इधर भी माइटोसिस होंगे, क्लीवेज होगा, और इधर भी क्या होगा, क्लीवेज यानी कि माइटोसिस होगा। और जब ये क्लीवेज करेगा तो यहाँ बहुत सारी यानी यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ से यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी। तो यहाँ जो बनेगा तो वो एक अलग एम्ब्रियो बनेगा, बात समझिएगा इधर पर। और ये जो बनेगा इधर पर अलग एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन इसका कुछ भाग आपस में क्या है, वो ज्वाइंट ही रहेगा, वो अलग नहीं हुआ। तो अब इस एम्ब्रियो से अलग आप जानते मोरुला बनेगा, फिर मोरुला से आपका ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, ऑर्गन्स का निर्माण होगा, वो डेवलपमेंट चलेगा। और मान लीजिए यहाँ पर एक क्या बन गई, एक कोई भी संतान बन गई, मान लीजिए ऐसे ये। अब इससे क्या होगा, इससे कोई दूसरी संतान बनेगी, मान लीजिए ए संतान और ये बी, लेकिन इनमें क्या है दोनों अटैच थी, तो जाहिर सी बात है दोनों संतानें भी आपस में क्या होंगी, किसी न किसी ऑर्गन से वो आपस में अटैच होंगे। और जब अटैच संतान बन जाए, आपने कई बार देखा होगा मूवीज वगैरह में दिखाई देता है कि दो लोग हैं, वो जुड़े हुए, किसी का कंधा जुड़ा है, कोई सर से जुड़ा है, कोई बैक से जुड़ा है ना। और जो दो लोग ऐसे जो बैक से जुड़े हो या सिर जुड़ा हो या कंधा जुड़ा हो, उसमें आप अक्सर देखिएगा दोनों एक जैसे होते हैं, होते कि नहीं। इसका मतलब वो कौन सी वाले ट्विन्स है, मोनोजाइगोट। लेकिन वो क्या नहीं हो पाए, वो अलग नहीं हो पाए, तो उनको हम आप लोग कौन से ट्विन्स कहते हैं, सियामीज। सियामी जुड़वा कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सियामीज ट्विन्स। ये वाले जो ट्विन्स ऐसे बनते हैं, इनको हम आप लोग क्या नाम देते हैं, सियामीज ट्विन्स कहते हैं, सॉरी, इनको हम आप लोग सियामीज ट्विन्स कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये तीसरे प्रकार का ट्विन्स है अगर वैसे देखा जाए, लेकिन होते कितने प्रकार के हैं, दो ही, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। लेकिन जब हम मोनोजाइगोटिक को और ज्यादा समझते हैं तो उसमें पता चलता है ये दो प्रकार के ट्विन्स बनते हैं, एक आइडेंटिकल है ना, और दूसरा कौन सा, सियामी। और जो डाइजाइगोटिक है उसको क्या कहते हैं, नॉन आइडेंटिकल। तो ट्विन्स कितने हो गए, तीन, कौन कौन से, आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल और कौन से, सियामी। बात क्लियर। तो ये वही है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो चल रहा था, इसमें याद रखना, एसेक्सुअल से जो संतान बनती है उस संतान को क्या बोलते हैं, उस संतान को जो अपने पेरेंट्स के ही हूबहू क्या होगी, समान होगी, तो उसको हम आप लोग क्या कह देते हैं, क्लोन। बात क्लियर। तो इसमें आप कह सकते हैं क्या बनता है, क्लोन बनता है। बात क्लियर, ये क्लोन है। हिंदी में शायद क्लोन को क्या कहते होंगे, हिंदी में क्लोन मतलब पुंज, ऐसे कुछ होगा। क्लोन मान लीजिए, क्लोन ही मान लीजिए, पुंज घटा दीजिए, वो फिजिक्स में पहुंच जाएंगे हम आप लोग, क्लोन ही है ना, पुंज फिजिक्स में सब टर्म यूज होता है, ये ऐसे समझिए। बात क्लियर। तो मतलब आपसे पूछेगा क्लोन क्या है, तो क्लोन वो है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनने के आप कह सकते बाद बनी क्या है, संतान, जो जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग हूबहू अपने किसके समान है, पेरेंट के समान है, उसको हम आप लोग क्या कह देते हैं, क्लोन कह देते हैं। बात क्लियर है। अब उसके बाद समझिए जो अगला फीचर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि इसमें क्या नहीं होता, इसमें गैमीट्स का निर्माण नहीं होता भाई, क्योंकि सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग ले रहा है। तो गैमीट्स किस चीज के लिए भाई, क्योंकि गैमीट्स का मतलब क्या होता है, जब मियोसिस डिवीजन हो तो आपके जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल, वो क्या हो जाए, हैप्लॉइड हो जाए, यानी कि आधे हो जाए गुणसूत्रों की संख्या। लेकिन यहाँ तो एक ही भाग लेना ना, दूसरा है नहीं दूसरा पार्ट, तो वो फिर क्यों आपका क्या करेगा माइटोसिस, तो गैमीट्स का निर्माण नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस नहीं होता, गैमीटोजेनेसिस नॉट अकर, ये याद रखना है, यानी कि गैमीटोजेनेसिस भी नहीं होगा। बात क्लियर। ये कुछ किसके फीचर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है इसी के अंदर हम आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या भी पढ़ाया जाता है, वेजिटेटिव को समझ लीजिए तो उसमें आपको दोनों को समझ में आ जाएगा इसका क्यों ऐसा कहा जाता है, फिर आपको सेक्सुअल बताएंगे। देखिए वेजिटेटिव में क्या होता है, मान लीजिए हम अलग से हेडिंग डालें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, आप ऐसे मान लीजिए वो ए हो गया तो ये बी मान लीजिए।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब आप याद करिए, वेजिटेटिव शब्द हम कब यूज करते हैं? वेजिटेटिव शब्द का मतलब क्या होता है? कायिक, है ना। और वेजिटेटिव को कायिक क्यों कहते हैं? तो अब कह देते हैं वेजिटेटिव वो पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो जन्म से ही क्या हो, जन्म से ही ऑर्गेनिज्म के पास मौजूद हो, किसी जीव के पास उसके जन्म से मौजूद हो और क्या हो, एक्टिव हो। अगर ऐसे पार्ट से एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण। बात समझना, कौन से पार्ट्स होंगे? जन्म से मौजूद हो, बाई बर्थ हो, और बर्थ के बाद ही वो क्या हो, एक्टिव, और उनसे अगर क्या बन रही है, एक संतान बन रही है, नई प्रोजनी का निर्माण हो रहा है, तो वो कौन सा जनन है? वो वेजिटेटिव है, यानी कि वर्धी या कायिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम आप ऐसे समझे कि जैसे पौधा है ना, प्लांट की बात हम अगर आप कर लें, क्योंकि प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है और बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत आप कह सकते हो उसमें भी वैरायटियां होती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब प्लांट में आप देखते हो तो आप याद करिए, जब प्लांट ग्रो करता है, या कह सकते हैं जब सीड फॉर्मेशन के बाद प्लांट फॉर्मेशन होता है, तो आप जानते हैं सीड का जर्मिनेशन होता है ना। और जब सीड जर्मिनेट करता है तो याद करिए उसके कितने पार्ट होते हैं स्टार्टिंग में। कोई भी सीड जब जर्मिनेट करता है या बीज अंकुरित करता है, मान लीजिए सपोज ये कोई सीड है, ये जमीन की लेयर है, आपने इसके अंदर इसको डाल दिया, इसमें आपने खाद, पानी, लाइट, एयर, इसको सब कुछ मिला, मतलब फेवरेबल कंडीशन। तो आपने देखा होगा इस सीड से क्या निकलता है, एक ऊपर के साइड आउटग्रोथ निकलती है और एक कहां की तरफ जाती है, नीचे की तरफ। आपको याद होगा एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक रेडिकल और एक प्लेम्यूल्स कह लेते हैं, है ना। रेडिकल से क्या बनता है, रेडिकल से क्या बनेगी, और प्लेम्यूल से क्या बनेगा, स्टेम, जिसको हम आप लोग क्या कहते हैं, सूट। क्या बोलते हैं, सूट। ये आपका क्या है, रूट, और ऊपर वाला सूट। आप ऐसे समझ लीजिए जो जमीन के अंदर जाए पार्ट, वो बीच का पार्ट क्या है, रूट है, और जो जमीन से कहां जाए, ऊपर जाता है पार्ट, वो क्या कहलाता है, सूट। तो आपसे कोई कहे पौधे के कितने भाग होते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है प्लांट, एक रूट और दूसरा सूट। बात क्लियर। सूट में आपके फिर अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, कौन हो जाएगा, सूट में स्टेम भी बनेगा और क्या भी बनेंगी, लीव्स भी बनेंगी, और फिर उसके बाद जब मॉडिफिकेशन होगा तो फिर क्या भी बनेगा, फ्लावर्स भी बनेगा, और फ्लावर से फिर आपका क्या बनेगा, फ्रूट भी बनेगा। यही क्रम होता है बनने का। तो अब मान लीजिए पौधा होगा, मान लीजिए, तो इसमें कितनी चीजें जन्म से मौजूद है, एक तो रूट मौजूद है और दूसरा कौन सा, सूट। अब सूट को आप ऐसे समझ लें कि स्टेम और लीव्स मौजूद है। तो कितने पार्ट हो गए उस प्लांट के वेजिटेटिव, 3, रूट, स्टेम और लीव्स। यही हुआ ना, रूट, स्टेम और लीव्स। तो प्लांट के जो आपके वेजिटेटिव पार्ट है वो कितने, 3, रूट, स्टेम और लीव्स, जो जन्म से उसके पास मौजूद है। बात क्लियर है। अब वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिर आपका कहता है कि मान लीजिए इस रूट से एक नए प्लांट का क्या कर दिया जाए, निर्माण, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन है, तो वो वेजिटेटिव ऑर्गन से हो रहा है ना। तो वो कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो किस ऑर्गन से डेवलप हो रहा है, वेजिटेटिव ऑर्गन से। अब रूट में आपने पढ़ा होगा, जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और डिटेल में जब आप जाएंगे तो बताया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप का, 2 प्रकार का। कौन सा, एक नेचुरल और एक कौन सा, आर्टिफिशियल, जिसको मैन मेड कहते हैं। कायिक जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी कि मैन मेड। अब नेचुरल कौन सा, जो नेचुरल तरीके से या तो जड़ से बने या तने से या फिर पत्तियों से, जो नेचुरल हो, ऑटोमेटिक है ना। लेकिन जब उसमें मनुष्य काम करना स्टार्ट कर दे तो फिर वो क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल। और आपने पढ़ा होगा रूट के द्वारा किसमें, स्टेम के द्वारा किसमें, और लीव्स के द्वारा किसमें, है ना। अब रूट, सूट और ये, अब सॉरी, रूट और स्टेम और लीव्स के द्वारा होता है वो नेचुरल है, जो अपने आप है। लेकिन इन्हीं के द्वारा जब हम कराएं तो फिर क्या हो जाएगा, वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। बात क्लियर। अब हम कहेंगे सर नेचुरल कैसे रूट के द्वारा, नेचुरल कैसे स्टेम के द्वारा,
नेचुरल कैसे? लीव्स के द्वारा। तो इसके पीछे का कारण, इसकी प्रोसेस समझिएगा। कुछ प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनकी रूट्स क्या करती हैं? भोजन को यानी फूड का क्या करती है? स्टोरेज। जैसे सपोज करिए भोजन बहुत सारा मिला पत्तियों से, है ना, अब वहां से पत्तियों से फ्लोएम द्वारा फूड की क्या की गई? आप कह सकते हैं उसको ट्रांसफर किया गया एक स्थान से दूसरे तरह, यानी लीव्स से रूट के पास, ऐसे समझ लीजिए। तो उसको लिक्विड फॉर्म में फ्लोएम लेके आता है और किसको देगा? रूट को। आप लोग थोड़ा सा इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट लगाए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को आपके पिताजी ने 1000 रुपए दिए कि ये लो तुम्हारी पॉकेट मनी, है ना, तो होता क्या है? पॉकेट मनी हमें मिली, तो आप लोग दूसरे वे में नहीं लीजिएगा, एक ऐसे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, इसमें ये कोई बात नहीं कि कोई कम कोई ज़्यादा। जो दीदी लोग होती हैं वो क्या होती है? थोड़ा सा माइजर स्वभाव की होती है, थोड़ी सी कंजूसी का स्वभाव होता है कि पिताजी से 1000 रुपये मिले तो इसका मतलब कि हमें इसमें से कुछ खर्च करेंगे, कुछ इमरजेंसी के लिए क्या कर लेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव सेविंग टाइप का होता है कि हमारे पास कुछ सेविंग रहनी चाहिए। जो भैया लोग होते हैं वो उनका ये रहता है कि तुम 1000 नहीं 2000 दे तो कल एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी नीड एंड वांट ज्यादा है ना। तो वो क्या करते हैं? दीदी लोग होती हैं, आप लोगों में से मान लीजिए कोई भैया लोग भी जैसे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? बचा लेंगे। मान लीजिए अब वो बचा लेंगे जब आपकी, तो मान लीजिए 1000 में से 100 खर्च कर लिए, 900 आपने क्या कर लिया? सेव करके रख लिया और वो गुल्लक में डाल दिया। बात समझना। अब वो आपको रोज ऐसे मिलते रहे, हर बार पॉकेट मनी मिली, उसमें से आपने कुछ खर्च किया और कुछ क्या किया? स्टोर। तो आपके पास पैसा इकट्ठा दिखेगा, है ना। और जिसके पास पैसा होता है उसको अपने आप देखता है, समझ में आता है कि यार ये बहुत पैसे वाला। क्यों? उसका हाव भाव चेंज हो जाता है ना, चेहरे में चमक अलग हो जाती है कि भाई बहुत पैसा है इसके पास, है ना। जो बेचारे के पास पैसा नहीं, रूखा सूखा स्वभाव का होता है, बेचारा घूम रहा होता है सोचते हुए कि कैसे मिलेगा। जिसके पास है उस चेहरे पे चमकता है, उसके चेहरे में वो चमक होती है, पैसे की तेज अलग दिखता है जिसके पास पैसा है ना। तो वही चीज। लेकिन आप या तो ज्यादा कंजूसी जैसे कर लिया आपने, बहुत स्टोर कर लिया, तो आपको याद होगा ज्यादा कंजूस व्यक्ति को जो स्टोर करता है उसको कभी वो चीज नहीं मिलती थी, स्टोर भर करके रह जाता है। किसी दिन भैया आया, उसने देखा दीदी नहीं है, गुल्लक को रखी है और उसमें बहुत पैसा उठा के पटक देगा नीचे और सब लेगा, चिल्लर में छोड़ के चला जाएगा कि तुम ढूंढते रहना भाई गुल्लक कहाँ है। बात क्लियर? ये क्योंकि कंजूसी में क्या होता है, जो कंजूस होता है वो कभी यूज नहीं कर पाता उस धन को। तो वही चीज, अब वही चीज आप पौधे से समझिए। ये रूट है, इसको भोजन दिया किसने? लीफ। कौन लेके आया उसके पास? फ्लोएम। इसने स्टोर करना स्टार्ट किया, कुछ यूज किया मेटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी के लिए, जरूरत से ज्यादा आ गया तो उसको क्या कर लिया? स्टोर करके रखा। और जब स्टोर किया, स्टोर करता रहा तो जाहिर सी बात है वो जब चीज कहीं एक जगह पर स्टोर होगी तो जाए उसको स्पेस ज्यादा चाहिए, तो कह रहे वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, है ना। वो फूल जाएगा बाहर वो वाला पार्ट पौधे का। तो जब फूल जाएगा तो आपने देखा होगा क्या बनते हैं, तो आपको और इसके अलावा भी और भी चीजें बनती हैं। हाँ, तो जैसे आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, तो वो फूला हुआ पार्ट है ना, तब वो उसने स्टोर कर लिया, तो दिख रहा है ना कि इस चीज में कोई चीज स्टोर है। तो आप उसके लिए फिर क्या है, समझ गए कि ये पौधा कंजूसी कर रहा है, इसकी जड़ कंजूस है। बात समझना। तो वो पौधा जो कंजूस है, जो वो स्टोर करके रखे उस भोजन को, उसको क्या पौधा यूज करता है क्या? हमें आप लोग जैसे भैया जाते खोदेंगे, उसको निकालेंगे, धुलेंगे और सलाद बना के खा लेंगे। वो बेचारा क्या करता रह गया? स्टोर भर करता रह गया कि ये मेरा है, मैं इसको बचा लूं, है ना। लेकिन ले कौन गया? हम आप लोग। तो बेचारा वो कंजूसी करता रहेगा। वही चीज आपकी गुल्लक आपने स्टोर की, आपका भाई आया पटक दिया एक दिन और लेके भाग गया। तो वही चीज बता रहा। तो ये जब वो स्टोर कर लेते हैं कोई चीज, मान लीजिए रूट ने स्टोर कर लिया वो आपका भोजन या मटेरियल, तो वो क्या हो जाए? साइज में बड़ा हो गया। अब जब साइज में बड़ा हो गया तो उसमें क्या बनती है? उसमें क्या बनती है? वेजिटेटिव बुलबिल्स बनती है, अपस्थानिक कलिकाएं। आप कहते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स बन जाती है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा आलू में आइज बनती, आंखें, आलू की आंख निकल आई, है ना। ऐसे तो अब जब उसमें आपकी वो बर्ड्स बन जाती है तो एक समय आता है जब वो बर्ड्स उस पर्टिकुलर एरिया से, ऑर्गन से क्या हो जाती है? अलग। और अलग होकर के जर्मिनेट होकर के फेवरेबल कंडीशन में नए प्लांट का क्या कर देती है? निर्माण कर देती ना। तो वो जो पौधा बना नया, वो किससे बना? रूट से बना। रूट की बर्ड्स थी तो बर्ड्स बना, इसका मतलब रूट ने बनाया ना वो पौधा, वो अपने आप बना, उसमें हम आप लोगों का रोल नहीं है।
वो सब नेचुरली हो रहा है। तो वो कौन से प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? नेचुरल। लेकिन किसके द्वारा? तो उसे क्या कह देते हैं कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो है लेकिन बाय रूट, यानी किसके द्वारा? रूट के द्वारा। सेम वही सेम आपका प्रोसेस होती किसके साथ? स्टेम के साथ, है ना। एग्जाम्पल आपको आलू, पोटैटो, भाई वो आपका अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना, जो आप पोटैटो जिसको कहते हैं आलू, कौन सा स्टेम? अंडरग्राउंड। बात क्लियर। और उसके अलावा सूट में कैसे, लीव्स में कैसे? तो लीव्स में याद करिए, अगर आपने सुना हो जिसको आप अजूबा कहते हैं, घाव पत्ता, है ना, ब्रायोफिल्लम। तो ब्रायोफिल्लम की आप लीव्स देखिए, सजावटी पौधा होता है, कुछ लोग गमले में लोग लगाते भी हैं, ऐसी पत्ती होती है उसमें, और उसकी पत्ती के इधर मार्जिन से ऐसी बड्स निकलती है ना, ऐसे। ये इस प्रकार की आपकी क्या बनती है? हाँ, ये इस प्रकार की बड्स बनती है, और ये क्या हो जाती है? एक समय आने पर इधर से टूटकर गिर जाती है, और जब वो गिर जाती है तो जिस मिट्टी में फेवरेबल कंडीशन मिली वहीं पर क्या हो जाती है? जर्मिनेट करके नया पौधा बन गया। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? लीव्स के द्वारा। तो ये भी कौन सा आपका रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव, है ना। तो ये आपका लीव्स के द्वारा, स्टेम द्वारा, रूट द्वारा, ये सब हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज आपको समझने वाली बात है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? एक सिंगल। इसमें कहीं मेल फीमेल की आवश्यकता तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब कि इस प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कितने ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता है? एक की। और एसेक्सुअल में भी किसकी आवश्यकता थी? सिंगल ऑर्गेनिज्म की। इसका मतलब वेजिटेटिव किसके अंतर्गत है? एसेक्सुअल। इसलिए वहां इसके अंदर ही उसको क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। बात क्लियर। अब बात आती है, हम आप लोग बात करें किसकी? आर्टिफिशियल की। तो आर्टिफिशियल कब होता है? मैनमेड कब होता है? जब हम आप लोग उसमें भाग ले लें। तो जैसे आप मोस्टली आपने देखा होगा, आप किसी के घर में गए और आपने देखा कि वहां बहुत अच्छे गुलाब के फूल लगे हैं, बहुत अच्छा पौधा लगा है, बढ़िया बड़े बड़े गुलाब के फूल है। या मान लीजिए आपके घर में रेड कलर का लगा है, आप किसी के घर में गए तो उधर अलग कलर का कोई लगा है, व्हाइट है, या मान लीजिए कुछ अलग पिंक कलर का है, कोई व्हाइटिश सा पिंक है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या करेंगे? तो ये पौधा तो देना देगा, कोई गमला उठा के लिएगा, तो वो कहेगा भैया एक काम करो, हम इसकी क्या काट लेंगे? कलम काटे ले रहे, है ना। तो वो क्या करता है? कलम काट लेता है। कलम मतलब सियोन, तो वो क्या करेगा? कलम काट लेगा, और कलम काट के ले जाएगा अपने घर में, गमले में लगा लेगा। कुछ दिन बाद वहीं से क्या हो जाएगा? नया पौधा। तो वो पौधा किससे बन रहा है? किसी पौधे के स्टेम से। लेकिन वो अपने आप नहीं गया, उसके पीछे हम आप लोगों का काम है। तो वो कौन से प्रकार का है? वेजिटेटिव, क्योंकि तने से बन रहा है, लेकिन उसमें सहयोग किसका है? हमारा, काम हमारा, इसलिए कौन से प्रकार का? तो आर्टिफिशियल। ऐसे ही आर्टिफिशियल और भी तरीके हैं ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। कौन कौन से? हाँ, जैसे हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, है ना, आप लोग बडिंग करते हैं, इनार्चिंग भी करते हैं, और एक आपने देखा होगा आप लेयरिंग, है ना, लेयरिंग करते हैं। एक आपका एयर लेयरिंग करते हैं, जिसको कहते हैं बूटी लगाना, एयर लेयरिंग, हवा में दाब लगाना। लेयरिंग में पता है, वो जो आपका, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए समझिए ऐसे। देखिए लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्लांट होता है उसमें देखिए अलग अलग टाइप से समझ लीजिए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको बता दूं, आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा टॉपिक। देखिए इसमें आर्टिफिशियल में जैसे आपने देखा होगा, एक मान लीजिए कोई ऐसे गमले में कोई पौधा लगा है, ऐसे मान लीजिए, उसकी कुछ ऐसी ब्रांचें भी होंगी, ऊपर भी आपकी ऐसी ब्रांचें निकली होंगी। तो जो ब्रांच सबसे कहाँ होती है? नीचे वाली, वो अगर आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल है, और वो आपकी क्या है? कलम लगाने लायक नहीं है, या आप कह सकते हैं कलम बनाने लायक नहीं आपको दिख रही है, लेकिन फ्लेक्सिबल है। तो उसके कुछ पार्ट को हम आप लोग क्या कर लेते हैं? उसकी ऊपरी लेयर को, एपिडर्मिस को क्या कर देते हैं? छील देते हैं, है ना। और छील करके उस पर्टिकुलर उस ब्रांच को झुकाते हैं नीचे की तरफ, और जमीन जहां होती है उसमें उसको क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। वो छिला हुआ जो भाग होगा वो जमीन के अंदर दबा होगा, बात क्लियर। और उसमें आप खाद पानी कुछ भी डालते रहेंगे तो कुछ समय बाद यहाँ पर क्या निकल आती है? एडवेंटिशियस रूट। कौन सी? एडवेंटिशियस रूट। किसमें? हाँ, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर? आर्टिफिशियल तरीके जो हम आप लोग कराते हैं,
ठीक, वो तो फिर आपके रनर वगैरह होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं आगे, है ना। यहाँ पर हम आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल की, जो हम आप लोग करते हैं। तो हमने छीला उसको, उसकी एपिडर्मिस अलग की, और अब एपिडर्मिस अलग करने के बाद हमने उसको जमीन पर क्या कर दिया, दबा दिया। अब खाद पानी दिया, कुछ समय बाद उसमें क्या होता है, एडवेंटिटियस रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही एडवेंटिटियस रूट्स निकलेंगी, हम उस पर्टिकुलर ब्रांच को उस मदर प्लांट से क्या कर देंगे, काट के अलग कर देंगे, और कहीं भी जा करके इसको क्या कर देंगे, रोप देंगे। ये आपकी जड़ होगी, इधर से आपका स्टेम तैयार हो जाएगा। बात क्लियर। इसको कहते हैं लेयरिंग, दाब लगाना जिसको कहते हैं हम आप। एक होता है, आपने देखा होगा वो शाखा बंधन, दो पौधे होते हैं, दो गमले, उनको आपस में उनकी एक से एक साइड की परत काट के और क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं, और उसके ऊपर टेप एक रस्सी वगैरह बांध दो। कुछ समय बाद वो दोनों ब्रांच आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और फिर आप उनके ऊपर और नीचे का प्लांट अलग करिए, एक प्लांट के ऊपर एक नए प्लांट का क्या हो गया, निर्माण, जो अच्छी क्वालिटी का हो। उसको क्या बोलते सर, जो एक यूजलेस प्लांट होता है उसके ऊपर दूसरा लगा देते हैं? उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, जिसमें आपका सियोन और स्टॉक की बात होती है ना, वो ग्राफ्टिंग कहलाता है। फिर ग्राफ्टिंग के भी कई पार्ट है ना, तो वो ग्राफ्टिंग है। फिर क्या है, ये लेयरिंग है। ये लेयरिंग हो गया। लेयरिंग के बाद वो मैंने आपको बताया वो क्या है, शाखा बंधन जिसको कहते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। और उसके बाद आपका आता है जो आपने बताया ग्राफ्टिंग। एक मान लीजिए लोअर स्पीसीज का है, या जो घटिया किस्म का कोई पौधा है, लग गया वो, है ना, हमने उसमें बहुत मेहनत की, और लग गया, बाद में पता चला वो सही से क्या नहीं दे रहा, फल फूल नहीं दे रहा, तो वो पौधा मान लीजिए ऐसे लगा है जमीन पर, तो उसके कुछ भाग को छोड़कर हम उसको क्या कर देंगे, काट कर ऊपर का एरिया अलग कर देंगे। उसी स्पीसीज का कहीं अच्छी जगह लगा, अच्छा प्लांट किसी के घर में, हम लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग एक सियोन काट लाएंगे कलम, और लाकर उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्या कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। देख, तो ये क्या कहलाता है, स्टॉक, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, सियोन। और दोनों को इसके ऊपर क्या कर देना, वैक्स लगा के वैक्स से पैक कर देंगे, ताकि क्या ना हो, है ना, गिर नहीं। वैक्स का मतलब होता है कि एयर प्रूफ हो जाए, एयर टाइट। क्यों, क्योंकि एयर में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जाएंगे तो जो नए टिश्यूज होंगे जो डेवलप हो रहे हैं उनको नष्ट कर देंगे, तो वो फिर क्या नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसको एयर टाइट करने के लिए क्या करते हैं, चारों तरफ वैक्स से उसको क्या कर देते हैं, पैक, और उसके बाद उसको रस्सी वगैरह से क्या कर देंगे, या टेप वगैरह से बांध देंगे, ताकि वो जुड़ा रहे। तो कुछ समय बाद तक आप इसमें पानी यानी देते रहेंगे, देखेंगे कुछ समय बाद दोनों आपस में जुड़ चुके होते हैं। तो नीचे का पार्ट स्टॉक जो है वो लो क्वालिटी का है, ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, अब अच्छी क्वालिटी का है। तो आप कहेंगे सर इसमें लो क्वालिटी वाले भी कैरेक्टर होंगे, तो वो कैरेक्टर कहाँ है, नीचे वाले से, तो उसका हमें क्या लेना देना ऊपर से, भाई बर्ड्स फ्लावर फ्रूट, तो वो तो ऊपर से बनना है ना। इसका काम केवल इसके फ्लोएम और जाइलम का यूज होना है, ताकि क्या हो सके, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, बाकी उससे क्या लेना देना। बात क्लियर। तो ये आपका, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग भी आपकी क्या होती है, कई प्रकार की, किसके आधार पर, ग्राफ्टिंग के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो किसके आधार पर, ये जो आप कट बनाते हैं ना, काटते हैं, इसके आधार पर। जैसे आपने देखा होगा एक आती टंग ग्राफ्टिंग, कौन सी, टंग ग्राफ्टिंग, एक वी शेप ग्राफ्टिंग, है ना, हाँ, वी शेप ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग। एक आता है आपका मुक्ताकार वाली, जिसको हम आप लोग क्या कहते हैं उसको, मुकुट के टाइप का बन जाता है, मुकुट को क्या बोलते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग, है ना। जैसे कोई मान लीजिए मोटा तना है, हमने उसको ऐसे काट दिया मान लीजिए, अब मान लीजिए जो कलम है सियोन, वो नहीं मिली उतनी मोटाई की, अब इतनी मोटाई की कलम थोड़ी कोई पेड़ ला के तुम रखोगे, तो यही सियोन है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका स्टॉक मोटा है, तो पतली पतली बहुत सारी सियोन लाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, ऐसे अलग अलग आप लोग इसमें लगा देंगे, इसमें ऐसे सब मान लीजिए ये इधर एक लगा दी, एक इधर ऐसे मान लीजिए लगा दी, एक ऐसे, तो ये ऐसा लगता है गोल, जैसे किसी का क्या हो, सर का ताज मुकुट, जैसे वो आदिवासी लोग पहन लेते लकड़ी बना के, है ना, घूमने लगते हैं ऐसे, तो वो वैसे क्राउन टाइप का दिखता है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग, है ना। ऐसे साइड से आता है तो क्या हो जाएगा, साइड ग्राफ्टिंग। बात क्लियर। तो ये इसी प्रकार की ग्राफ्टिंग। और एक आती है आपकी टंग वाली, तो मैंने आपको बताया जिसमें ये जो सियोन है, इस सियोन को आप किस टाइप से काटोगे, ऐसे काटोगे कि उसमें कैसी दिखती रहे, टंग टाइप की निकली रहे नीचे वाली को। तो जो नीचे वाला स्टॉक काटेंगे वो कैसा होगा,
वो उसी के अकॉर्डिंग काटेंगे ताकि उसमें वो क्या हो जाए, इसको कह देते टंग। एक होती है वो आपकी कौन सी, कील टाइप में नीचे वी टाइप में, जैसे ऐसे ये वाला हिस्सा है, इसको ऐसे हम आप लोग लगा देते हैं। नहीं नॉर्मली होता है। नहीं तो ये वाला वो अलग है, वो टी टाइप में साइड से लगाने के लिए, उसमें एक कट मारते ऊपर और उसकी बाल अलग कर देते नीचे लगा देते हैं, है ना। वो टी टाइप अलग है, ये वाली ये कीलवत रोपण कहा जाता है इसको, है ना। एक ये टाइप का, तो इसका ये जो आपका स्टॉक होगा वो भी कैसा होगा, इस टाइप में, तभी तो वो फिट होगा। देख तो इसके अकॉर्डिंग ये कई प्रकार का होता है। साइड ग्राफ्टिंग वो बगल से ला के लगा देते कलम, साइड प्लांट पूरा लगा है, साइड से पतली सी आप इस कलम लाएंगे और बगल से जोड़ देंगे, बात क्लियर, तो वो साइड ग्राफ्टिंग हो जाती है। तो ये सब ग्राफ्टिंग के प्रकार है। मैं जो एयर लेयरिंग की बात कर रहा था उसको एक बार समझ लीजिएगा। एयर लेयरिंग क्या है, मान लीजिए कोई पौधा लगा है, बहुत पुराना हो चुका है और उसकी मान लीजिए जो ब्रांच है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, मोटी, बात समझना। तो जो नीचे वाली ब्रांच है इसको हम आप लोग मान लीजिए छीलेंगे वही ऊपर ही, और छील करके उसमें क्या करेंगे, उसकी एपिडर्मिस निकाल के उसमें वो लेंगे क्या कहते हैं खाद वाली मिट्टी, और मिट्टी लेकर के उसको चारों तरफ क्या कर देंगे, लेप देंगे उसको, जैसे हम आप लोग लेप देते गीली मिट्टी, तो इधर चारों तरफ मान लीजिए लेप दी हमने उसमें, इसको चारों तरफ से छीलेंगे गोलाई में ऐसे, ये आपका इसके चारों तरफ ऐसे, तो उसमें गोलाई से मिट्टी क्या कर देंगे, लगा देंगे। लेकिन जब वो मिट्टी गीली है तब तक तो चिपकी रहेगी, लेकिन सूखेगी तो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, इसलिए वो गिरने ना पाए तो इसके चारों ओर हम आप लोग रस वो पन्नी पॉलीथीन वगैरह, या कोई पॉलीथीन ना हो तो सबसे अच्छा इधर होता है जूट वाला, वो जो आता है जो गीला बना रहे उसको लगा देते हैं। और लगाने के अलावा ये गीला बना रहे हमेशा, उसके लिए क्या करते हैं, उसकी जो ठीक ऊपर वाली ब्रांच है उसमें एक मटकी टाइप की ऐसी टांग देते हैं, ऐसे मान लीजिए जैसे शंकर जी ने देखा ना, उसे लेंगे ऊपर से छेद कर दे तो बूंद बूंद करके क्या होता रहता है, गिरता रहता है। लेकिन इसमें आप कहेंगे सर हवा चलेगी तो ये हिलेगा डुलेगा, ऐसे होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक रस्सी उसी सिर से ऐसे लगाकर और इससे अटैच कर देते हैं कि पानी जो आएगा वो किसके थ्रू आएगा। तो अब ये हिलता डुलता भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पानी कहाँ जाएगा, इस स्ट्रक्चर में। और इस स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम आप लोग कहते हैं गूटी, क्या कहा जाता है इसको, गूटी। तो इस विधि को कहते हैं गूटी लगाना, इसी को इंग्लिश में क्या कहते थे, एयर लेयरिंग, कि आप लेयरिंग ही कर रहे हैं, मिट्टी में ही दबा रहे हैं, लेकिन कहां पर, एयर, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एयर लेयरिंग, या इसी को हम आप लोग क्या कह देते हैं, गूटी लगाना, यानी कि बाई गूटी। बात क्लियर, कोई समस्या, बस आज के लिए इतना ही, बाकी का आपका अगले लेक्चर में।